अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझना शुरू किया था कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है और स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कौन सी 4 चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे हों या उसको समझ रहे हों। So let's start. The recap of our last session is what is organizational structure. Organizational structure is basically the set of building blocks that can be used to configure an organization. किसी भी organization को समझने के लिए जो building blocks हैं उनको जब हम इकट्ठा रखते हैं और उसकी मदद से एक organization को समझते हैं तो उसको हम organizational structure का नाम देते हैं। और इसके 4 एलिमेंट्स क्या थे? टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक जगह पे हम रखते हैं और फिर इनको एक ग्रुप का नाम दे देते हैं। मार्केटिंग रिलेटेड जितने काम होते हैं हम उनको एक डिपार्टमेंट में रखते हैं। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जितने काम हैं उनको हम उतने लोग भी और वो सारे के सारे काम भी एक ग्रुप में इकट्ठे कर देते हैं, उनका एक क्लस्टर बना देते हैं और फिर उस ग्रुप को हम उस डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं कि जनाब ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। फिर उनके अंदर वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सीनियर और जूनियर के दरमियान एक राब्ता होना चाहिए और उसके साथ साथ उनके अंदर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो इक्वल लेवल पे लोग हैं उनके अंदर भी आपस में राब्ता होना चाहिए ताकि वो बेहतर तौर पे काम को परफॉर्म कर सकें। तो ये 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। दिस इज जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ आवर लास्ट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द 5 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा रख रहे होते हैं तो उनके अंदर कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़हन में रखनी होती हैं। यस, वो कौन सी होती हैं? सबसे पहली बात डिज़ाइनिंग जॉब्स, कि जॉब्स हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे, जॉब स्पेशलाइजेशन किस तरह से डिटर्मिन की जाएगी, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डोंट वरी। ग्रुपिंग जॉब्स, पहले तो एक जॉब को बनाया जाना है, फिर उस जॉब को किस ग्रुप में रखना है, हमने उस जॉब को किस ग्रुप में डालना है, ये चीज़ बड़ी अहम है। इस चीज़ को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम देते हैं। फिर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अच्छा, डिपार्टमेंट्स तो बन गए हैं, अब उनके अंदर लाइंस भी तो लगानी है ना। लाइन से ही हमें पता चलेगा कि कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन उससे भी सीनियर है, कौन सबसे सीनियर है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मीन कि कौन शख्स किसको रिपोर्ट करेगा कि सर मैं आज आ गया हूँ, मुझे बताएं क्या करना है। सर आपने ये काम कहा था, हो गया है, सर मुझे छुट्टी चाहिए काइंडली। तो ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी, जी, ऑथोराइज करना है लोगों को, किस शख्स को कितने इख्तियारात देने हैं, किस शख्स को इख्तियारात नहीं देने, कौन शख्स सारे के सारे फैसले कर सकता है, कौन शख्स थोड़े से कम फैसले कर सकता है, कुछ कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता हो, कौन शख्स किसी भी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकता, उसको जो कुछ कहा जाएगा वो सिर्फ वो करेगा, अपनी मर्जी नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी डिसाइड करनी है। फिर कोऑर्डिनेटिंग, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी तो रखनी है ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में हो, एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनका आपस में एक राब्ता हो। तो ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन ये भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट एलिमेंट को ज़रा देखते हैं, जॉब डिज़ाइन, द डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए, इंडिविजुअल का, एक बंदे के काम की बात हो रही है कि एक शख्स को हमने कौन सा काम देना है। सबसे पहले तो हम लोगों की बात करेंगे ना, लोग मिलकर फिर डिपार्टमेंट बनाएंगे। अभी हम छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, एक शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। एक टीचर है, उसकी जिम्मे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसने पढ़ाना है, कौन सी क्लासेस को पढ़ाना है, डेली कितने लेक्चर्स पढ़ाने हैं। एक मैनेजर है, एक फाइनेंस मैनेजर है, एक कैशियर है, एक माली है, एक ड्राइवर है, उसके जिम्मे कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने फुलफिल करनी है। सबसे पहली बात ये, हम उसकी जॉब डिज़ाइन करते हैं, उसकी जॉब के बारे में उसको बताते हैं। सो जॉब डिज़ाइन इज बेसिकली स्पेसिफिकेशन ऑफ टास्क एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर जॉब, कि जो जॉब, एक जॉब के साथ, एक जॉब क्या है, माली, एक जॉब क्या है, ड्राइवर, एक टीचर, एक फाइनेंस मैनेजर, एक कैशियर, ये सारी जॉब्स हैं। तो हर जॉब के साथ कौन से टास्क अटैच हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी। अब फाइनेंस का एक टीचर जाके इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ाएगा, तो अगर वो पढ़ाने की कोशिश भी करे तो हमने किस तरह उसको रोकना है कि नहीं, ये आपके सर्कल से बाहर की चीज़ है। वो जाके और यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा,
क्योंकि ये उसका काम नहीं है। तो जो उसका काम है ज़रूरी है कि वो सिर्फ उसी को करे और दूसरे काम को ना करे। तो ये सारा जॉब डिज़ाइन में हम इस चीज़ को सेट करते हैं। जॉब स्पेशलाइजेशन जिसकी हम भी बात कर रहे हैं, ये क्या है? डिग्री टू विच द ओवरऑल टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बड़ा गोल है, यूनिवर्सिटी का गोल क्या है? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने 700 लोग हायर किए हुए हैं, वाइस चांसलर से लेके यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड तक, सब लोगों का काम तो सेम है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। लेकिन अब उनके ज़िम्मे छोटे छोटे काम तो हमने लगाने हैं ना, हर शख्स के ज़िम्मे कि आपके ज़िम्मे ये काम है। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने पार्ट का काम करना है, टीचर ने अपने पार्ट का करना है, अकाउंट्स वाले ने अपने पार्ट का करना है। तो बड़ा जो हमारा गोल है उसको हम ब्रोकन डाउन करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि हर शख्स को छोटा छोटा काम दे दिया जाए और जब वो सारे लोग अपना अपना काम मुकम्मल करें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों। दूसरा है एलिमेंट ग्रुपिंग जॉब्स। पहले हमने एक एक बंदे को देखा है, अब उन सब की जो जॉब्स हैं उनको हम ग्रुप्स बना रहे हैं। तो भाई एक शख्स गेट पे खड़ा होकर सिक्योरिटी का काम कर रहा है, एक शख्स टावर पे खड़ा होकर सिक्योरिटी का काम कर रहा है, एक बसेस के साथ सिक्योरिटी का काम कर रहा है। तो काम की नेचर तो सबकी सिक्योरिटी है, तो क्यों ना हम इन सबको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रखें। एक शख्स माली है, दूसरा शख्स यूनिवर्सिटी के कुछ जो प्लांट्स हैं उनको देख रहा है, तीसरा शख्स यूनिवर्सिटी के पास कुछ एग्रीकल्चर लैंड है उसको देख रहा है। तो इन सब की काम की नेचर तो सेम है, इनको हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में रखें। तो ग्रुपिंग जॉब्स या डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग जॉब्स अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल अरेंजमेंट। लॉजिक क्या होनी चाहिए कि एक ही तरह का काम एक डिपार्टमेंट में हो, लॉजिकल अरेंजमेंट है ये। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का रैशनल या इसका बेसिक रीजन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एक्सीड्स द ओनर मैनेजर्स कैपेसिटी टू पर्सनली सुपरवाइज ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक दुकान शुरू की गई, एक मालिक है और एक मुलाजम है, उसको डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो डेली देख रहा है हाँ भी आप क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। फिर काम बहुत बड़ा हो गया, 4 लोग रख लिए, ठीक है, उनको भी वो सुपरवाइज कर सकता है। फिर 2 दुकानें, 4 दुकानें, एक फैक्ट्री। अब सबको तो वो पर्सनली नहीं देख सका, अब उसको डिपार्टमेंट बनाने हैं ताकि वो उन डिपार्टमेंट के ऊपर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट रखे। उसके बाद वो उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहे जनाब आप बताएं आपके डिपार्टमेंट ने ये काम क्यों नहीं किया, ताकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आगे लोगों से पूछ सके और उनसे काम ले सके। जिस तरह बिजनेस ग्रो करता है तो हमें डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एडिशनल मैनेजर्स आर एम्प्लॉयड एंड असाइंड स्पेसिफिक एम्प्लॉयज टू सुपरवाइज। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है हम नए मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं और उनके जिम्मे क्या लगाते हैं? लोगों को देखना। चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या है? कमांड देना, हुक्म करना। तो हुक्म करने वाला जो लाइन है किस जंजीर के साथ सब बंधे हुए हैं? द वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम टॉप। वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी। यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखें, आपको एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा है, क्या होगा अगर एक सब्जेक्ट आप 2 टीचर से पढ़ें? कंफ्यूजन आएगी। इसी तरह ही अगर एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस हो, एक जगह से उसको ऑर्डर्स आए, तो वो बेहतर तौर पे काम कर सकेगा। और अगर एक से ज़्यादा बॉस हो उसके, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? ईच पर्सन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू वन एंड ओनली वन बॉस। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको डायरेक्शंस कितनी जगह से आनी चाहिए? एक, और सिर्फ एक जगह से। अगर वो 2 जगह से डायरेक्शंस आएंगी तो क्या होगा? सर आपने तो ये कहा था और दूसरे टीचर ने ये कहा था, तो हम तो कंफ्यूज हो गए, हमने कुछ भी नहीं किया कि पता नहीं कौन ठीक कह रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल कहता है कि आपको सिर्फ एक जगह से ऑर्डर्स आने चाहिए एक काम के मुतालिक, तब आप बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेंगे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। द नंबर ऑफ पीपल हु रिपोर्ट टू अ पर्टिकुलर मैनेजर। अच्छा, ये चीज़ भी तो डिटर्मिन करनी होती है ना कि एक मैनेजर कितने लोगों को अच्छे तौर पे हैंडल कर सकता है? 5, 10, 20, 50। एक मैनेजर कितने लोगों को अच्छे तौर पे, बेहतर तौर पे मैनेज कर सकता है, उनसे काम ले सकता है? अगर अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको एक मैनेजर की सैलरी बच रही है। आप 60 लोगों पे एक ही मैनेजर लगा दिया है तो दूसरे मैनेजर की सैलरी आपको नहीं देनी पड़ रही, एक ही बंदा 60 लोगों को देख रहा है, ये फ़ायदा है उसका। नुकसान क्या है? 60 लोग हैं, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, मैनेजर को पता ही नहीं है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब ये उसका उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया, आपने वहाँ से जो पैसे बचाए हैं वो यहाँ पे खर्च एक्स्ट्रा हो रहा है।
तो ये उसका नुकसान है। तो ये देखना होता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को अच्छे तौर पे मैनेज कर सकता है। तो इसकी दो किस्में होती हैं, एक तो नैरो होता है और एक वाइड होता है। ऑपरेटिव स्पैन अप टू 30 सबॉर्डिनेट्स, एक नॉर्मल रूल क्या है, ऑपरेशन लेवल पे जो लोग हैं, जो नॉर्मल मिडल मैनेजर्स हैं, हमने मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़े थे, उसमें जो मिडल लेवल के मैनेजर्स हैं वो 30 तक लोगों को देख सकते हैं। लेकिन जो एग्जेक्टिव टॉप लेवल्स हैं वो 3 से 9 लोगों को सिर्फ देखते हैं, क्योंकि उनके जिम्मे काम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनके पास कम सबॉर्डिनेट्स हो। जब 9 से ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स हो जाए तो फिर एक मैनेजर नया ऐड करना पड़ता है। तो इसकी दो किस्में हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल है या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ये दो तरह के हो सकते हैं। या तो ये टॉल होगा, टॉल किस चीज़ को कहते हैं, लंबे को, जो चीज़ ज़मीन से आसमान की तरफ बहुत लंबाई में हो। अच्छा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन से ज़मीन ज़मीन उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो नीचे से ऊपर की तरफ उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं, 6 8 10 लेवल्स हैं, तभी तो वो नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबा जा रहा है। और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, जो नीचे से ऊपर की तरफ चौड़ी नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चौड़ी है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ वो चौड़ी हो रही है। इसकी एग्जांपल जरा हम आपको दिखाते हैं। टॉल ऑर्गेनाइजेशन मोर एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि उसमें लेवल्स ज़्यादा होते हैं, उन ज़्यादा लेवल्स की वजह से हमें ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ता है, उनकी ज़्यादा सैलरी। कम्युनिकेशन कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ चैनल्स थ्रू विच इट मस्ट पास। अब जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में भी 6 लेवल्स हैं, टॉप वाला अपने से नीचे वाले लेवल को कहेगा, फिर वो उससे नीचे एंड सो ऑन, तो कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 6 लोगों के पास से बात गुजर कर फिर आप तक पहुंचेगी, और फिर नीचे से जब फीडबैक जाएगा वो भी 6 लेवल से गुजर के वहां तक पहुंचेगा, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की क्या चीज़ें होती हैं, लीड्स टू हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसमें जो आपका बॉस होता है वो बिल्कुल आपके करीब होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक या सीईओ होता है उसमें और आपके में सिर्फ 1 या 2 लेवल्स होते हैं, 6 लेवल्स या 8 10 लेवल्स नहीं होते। सीनियर जूनियर उससे जूनियर नहीं होता, सिर्फ 2 3 लेवल्स होते हैं। आप आसानी से अपने बॉस को अप्रोच कर सकते हैं, आपकी कही हुई बात जल्द ही उसको पहुंच जाती है, तो इससे लोगों को मोटिवेशन और उनका मोरल हाई रहता है। मोर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर, लेकिन मैनेजर को जब एक मैनेजर के नीचे 60 लोग काम कर रहे होंगे, 45 काम कर रहे होंगे, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेगी उसको। अब जरा यहाँ पे देखें, प्लीज हैव अ क्लियर लुक। द फर्स्ट वन इज टॉल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने लेवल्स हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस को गिने। टॉप पे प्रेसिडेंट है एक, देन नीचे 2 वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप, दूसरा लेवल हो गया। फिर उसके नीचे हर वाइस प्रेसिडेंट के नीचे 2 लोग हैं, उनमें से हर एक के नीचे 2 लोग हैं, और फिर उसके नीचे भी 2 लोग हैं। तो कितने लेवल्स हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 लेवल्स हैं। अब जनाब इसमें देखें, तो ये वर्टिकली इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं, हायरार्कीज हैं, 5 हायरार्कीज हैं इसमें। ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, फ्लैट। अब ये देखें, ये नीचे से ऊपर की तरफ चौड़ी नहीं है, ये दूसरी साइड पे चौड़ी है, अपने एक्सिस पे। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे जनाब 6 लोग हैं, 6 वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और हर वाइस प्रेसिडेंट के नीचे 4 लोग हैं, बस बात खत्म। अब जो मोस्ट जूनियर पर्सन है और जो मोस्ट सीनियर पर्सन है उसके दरमियान सिर्फ एक ही लेवल है। सबसे सीनियर मैनेजर ने जब सबसे जूनियर बंदे को कोई मैसेज भेजना है तो सिर्फ एक बंदे के थ्रू वो आगे जाएगा, और सबसे जूनियर बंदे ने जब प्रेसिडेंट को कोई मैसेज भेजना है या कुछ फीडबैक भेजना है कि आपने काम कहा था हो गया है, तो सिर्फ वो एक बंदे के थ्रू गुजरना होगा। लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो टॉल वाली है उसमें बहुत सारे लेवल्स के थ्रू वो मैसेज जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये है हमारी टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी, किस शख्स को कितनी पावर देनी है भाई, ये बड़ा ज़रूरी है। अथॉरिटी, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स असाइन अ पोर्शन ऑफ देयर टोटल वर्कलोड टू अदर। डेलीगेशन है इसमें एक चीज़ आ जाती। डेलीगेशन क्या है, हम अपने काम को दूसरे लोगों को असाइन कर देते हैं। तो कितना काम दूसरों को दिया जा सकता है और कितना नहीं दिया जा सकता। एक दूसरा अहम एलिमेंट सेंट्रलाइजेशन, कि भाई क्या सारे के सारे डिसीजंस एक ही बंदा कर रहा है सेंटर में बैठ के, या उसने कुछ कमेटीज बना दी हैं, हर डिपार्टमेंट अपने डिसीजंस खुद कर सकता है, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप पे बैठे हुए बंदे के पास जाए और उससे पूछे। उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है,
प्राइमरी अथॉरिटी इज हेल्ड बाय अपर मैनेजमेंट। हर चीज ए टू जी, हर काम टॉप मैनेजमेंट देखेगी। आपको थोड़े से भी पैसे चाहिए, वहां से आपको एक छुट्टी चाहिए, आप टॉप मैनेजमेंट के पास जाएंगे, सीईओ के पास जाएंगे। हर काम उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास है, आपके जिम्मे आपने काम कराना है। तो इसको हम कहेंगे ये सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगी? सिग्निफिकेंट अथॉरिटी इज फाउंड इन लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोअर लेवल है उनके अंदर भी उन्होंने काफ़ी अथॉरिटी दी हुई है कि जनाब अगर किसी मुलाजिम को 2 दिन की छुट्टी चाहिए आप खुद ही दे दें, कोई इशू नहीं है, मैं आपको ऑथोराइज कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को 10 दिन की छुट्टी चाहिए फिर मेरे पास लाएं, मैं देखूंगा 10 दिन उसके बगैर कैसे काम चलेगा, उसका ऑल्टरनेट कहाँ से आना है और बाकी चीज़ें फिर मैं देख के डिसाइड करूँगा। अगर पर मंथ आपको एक्सपेंस करने के लिए 1 लाख तक चाहिए तो आप अपनी मर्जी से उसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको मैं ऑथोराइज कर रहा हूँ। हाँ, अगर 1 महीने में 1 लाख से ज़्यादा पैसे चाहिए फिर आप मेरे पास लाएंगे, मैं उसको देखूंगा कि क्यों चाहिए, कितने चाहिए, कहाँ पे लगाने हैं। तो आपने अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, लिमिटेड बेसिस पे आपने लोगों को भी उनकी पोजीशंस के मुताबिक कुछ अथॉरिटीज़ या पावर्स दे दी हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड फाइनली कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, लोगों का आपस में राब्ता रखना, कोऑर्डिनेशन। आज के दौर में तो ये बहुत आसान हो गया है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम को आपस में लिंक प्रोवाइड करना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सारे के सारे एक ही गोल को अचीव करने के लिए तो काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही गोल को अचीव करने के लिए तो कोशिश कर रही है। अगर डिपार्टमेंट्स का आपस में राब्ता नहीं होगा तो क्या वो गोल को बेहतर तौर पे अचीव कर सकेंगे? नहीं। तो जब तक उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी वो गोल को बेहतर तौर पे अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल about our today's lecture. I hope you have enjoyed our both lectures on organizing. Still you have any question, feel free to ask. Thank you. Allah Hafiz.